हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। ये हमारी डीएसए सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम अपना सबसे पहला प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझेंगे। एक प्रोग्राम कैसे रन होता है, क्या क्या लिखना होता है, किस लाइन का क्या मतलब होता है, हर चीज़ बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम अपना सोर्स कोड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, हमने ये सोर्स कोड क्रिएट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर इसको समझ पाए। कंप्यूटर हमारे द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को नहीं समझ सकता। कंप्यूटर सिर्फ जीरोस एंड वंस की भाषा समझता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। तो इन दोनों के बीच में हमें कुछ चाहिए जो कि ट्रांसलेट करता हो। मान लेते हैं कि अगर मैं हिंदी बोलता हूँ और सामने वाले बंदे को फ्रेंच आती है, तो क्या मैं उसको हिंदी समझा पाऊंगा? नहीं। मुझे बीच में कोई ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो कि हिंदी को फ्रेंच में कन्वर्ट करके उसको समझा दे। उसी प्रकार यहाँ पर हमें बीच में एक कंपाइलर चाहिए होगा जो कि इस सोर्स कोड को मशीन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट कर देगा, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में एक फाइल क्रिएट कर देगा, उसको यूज़ करके ये कंप्यूटर रन कर सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है। इस प्रकार से आपका कंपाइलेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सिंपल ऐसा नहीं है कि हमने लिखा कि भाई प्रिंट कर दे हेलो वर्ल्ड, उसको जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। हमने बोला कि भाई a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और ऐसा करो c इज इक्वल टू a प्लस b, ये कर दो। तो क्या ये कंपाइलर को समझ में आएगा? नहीं आएगा। कंपाइलर को पता ही नहीं a क्या है, b क्या है, c क्या है, प्लस क्या क्या चल क्या रहा है, उसको नहीं पता। ठीक है, उसको क्या चाहिए? ये कंपाइलर के पास जाएगा, एक ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट बनेगा और ये कंप्यूटर के पास जाएगा जो कि जीरोस और वंस की फॉर्म में होगा, और उसके बाद कंप्यूटर बोलेगा अच्छा ये तो मैं कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जिसका आपको पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि यार एक चल क्या रहा है। सो दैट्स वाई वी नीड अ कंपाइलर बिटवीन योर सोर्स कोड और आपका कंप्यूटर। ठीक है, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार बात करते हैं कोडिंग निंजास के बारे में। इस फ्री डीएसए कोर्स को आप तक पहुंचाने में कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट एक्सपर्टीज से लेकर वीडियो स्पॉन्सरशिप तक एक मेजर चंक जो है कोडिंग निंजास ने सपोर्ट किया है ताकि आप तक कोर्स पहुंच पाए। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सिस्टम डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट OS DBMS वगैरह पढ़ लूँ, मैं यार डीएसए कर लूँ, जावा, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की, वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो भैया कंपाइलर जो है वो सिर्फ ये कन्वर्जन वाला काम ही करता है और कुछ नहीं करता क्या? तो आपका जो कंपाइलर होने वाला है वो सबसे पहले तो ये ट्रांसलेशन हैंडल करेगा। ठीक है, जो मशीन को समझ में आता है वो ये करेगा। सेकंड चीज़, ये आपको मदद करेगा एरर निकालने में भी। अगर आपका कोई कंपाइल टाइम एरर है, कोई रन टाइम एरर है, तो आपको पता लग जाएगा। जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको पता लग गया कि यार ये पर्टिकुलर लाइन में दिक्कत आ रही है और ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि यार ये ट्रांसलेशन भी संभाल लेगा और ये एरर भी बता देगा हमको। ठीक है, तो ये आपका कंपाइलर का थोड़ा सा हमने आपको ओवरव्यू दे दिया। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है। अब प्रोग्राम लिखना शुरू करें। चलो आ जाओ। अब एक प्रोग्राम लिखने के लिए, रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक IDE की नीड पड़ने वाली है। ठीक है, IDE क्या होता है भैया? ये आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, बहुत भारी नाम है, सिंपल शब्दों में समझाते हैं आपको। एक ऐसी जगह जहाँ पे आप कोड लिख पाएँ और उस कोड को एग्जीक्यूट कर पाएँ, उसको हम IDE बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं यार। आपका कोड ब्लॉक्स होता है, ठीक है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। आपका VS कोड होता है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, इंस्टॉल कैसे करना है, एक आप YouTube वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाए कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, बाकी आजकल रिमोट IDEs भी बहुत सारे हैं, तो आपको इंस्टॉल करने की नीड भी नहीं है। अगर आपने सुना हो REPL-IT के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा जाके एक C++ फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं।
अपना कोड करने के बाद, ठीक है। बहुत आसान होता है। अगर आपने रिकर्जन इन वन शॉट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। बहुत आसान चीज़ होती है। एक बार आपको मैं फिर भी दिखा देता हूँ। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं REPLIT, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे C++ की एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैंने क्या बोला, क्रिएट रेपल, मैंने बोला C++ की रेपल बना दो, और मैंने उसको टाइटल दे दिया कि भाई सैम्पल, और क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये खुल जाएगा, और यहाँ पर ये खुल जाएगा। अब मैं अगर रन करके देखूँ तो आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे कोड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अपना कोड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। मैं यहाँ पे VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम हमने रखा है नमस्ते दुनिया। नमस्ते दुनिया। तो आईडी का बेसिकली ये रहता है यार, अगर मैंने आपको बोला कि कोई भी आप रैंडम यूट्यूब वीडियो देख लो और वहाँ से इंस्टॉल कर लो, कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है, तो वो REPLIT वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप सिंपल अपना रेपल क्रिएट करके कोड करो और एग्जीक्यूट करो, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके पास है। कहीं फंसते हो कमेंट्स में बता देना, मैं हेल्प कर दूंगा। नमस्ते दुनिया क्यों भैया? नमस्ते मतलब हेलो हो गया, दुनिया मतलब वर्ल्ड हो गया। तो हेलो वर्ल्ड तो सब करवाते ही हैं, हम तो नमस्ते दुनिया करवाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। हमने फ्लो चार्ट्स में क्या देखा था? हमने फ्लो चार्ट में ये देखा कि यार फ्लो चार्ट में शुरुआत हमेशा स्टार्ट से होती थी। तो हमें पता होता था कि यार यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो जब मैं कोड लिख रहा हूँ तो कंपाइलर को पता होना चाहिए कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करना होता है? इंट मेन से सब कुछ स्टार्ट होता है, ये चीज़, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं एक बार। डन, एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अब हुआ क्या है आपको यहाँ समझाते हैं एक बार। हमने क्या लिखा है, इंट मेन, ये 2 ब्रैकेट्स लगा दिए, ठीक है। तो यहां पे अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए हम इसको समझ रहे हैं कि यहां से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब फ्लो चार्ट में स्टार्ट वाला कंपोनेंट डाला करते थे वो यहां शुरू होता है, ठीक है। आपने बोला कि ये 5 नाम प्रिंट कर दो, तो कंपाइलर जब आएगा सबसे पहले ढूंढे कि इंट मेन कहां लिखा हुआ है, उसको ढूंढ के लाओ, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। ये ब्रैकेट्स किस लिए? ये ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि यहां इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक जो भी कोड लिखा हुआ है वो सारा इंट मेन का है, ठीक है। बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूं मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला कि यार ये इंट मेन है, ये मुझे दर्शा रहा है कि मेरा प्रोग्राम यहां से स्टार्ट करना है, और ये ब्रैकेट से बीच में जितना भी जो भी लिखा होगा यहां से यहां तक, ये सारा इंट मेन का होगा। इतनी बात समझ में आ गई है। इसको पूरे को हमने कंपाइल करके भी यहाँ पर देखा, अभी दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। ये हमने यहाँ पे कंपाइल करके देखा था, इंट में लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे इसको रन करा, डन, सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हमारा तो कुछ और टारगेट है। हमारा टारगेट था, हम क्या करेंगे, हमें प्रिंट करना है नमस्ते दुनिया। ये टारगेट हमने लिया है पहले प्रोग्राम के लिए। ये चाहिए भैया, ये कैसे आएगा, ठीक है। अब C++ में प्रिंट करने की फंक्शनैलिटी ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। हमें लिखने की नीड नहीं है। उन्होंने एक तरीका दिया है जिसका यूज़ करके हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। हमें कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना है, उस तरीके को उठाना है और प्रिंट हो जाएगा। तो क्या है वो तरीका? उसको हम बोलते हैं सी आउट। तो सी आउट का यूज़ करके हम कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, दिखाते हैं आपको। हमने बोला सी आउट नमस्ते दुनिया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। हमने बोला सी आउट नमस्ते दुनिया, इससे हमारा प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। हम इसको रन करके देखते हैं एक बार, एक दिक्कत होगी अभी। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है यार कि यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर सी आउट। कंपाइलर कह रहा है ये सी आउट क्या होता है, कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा है ये सी आउट क्या चीज़ है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब इसको चलाने के लिए हमें 2 चीज़ें और ऐड करनी पड़ेगी, उनको ऐड करता हूं जल्दी से। इंक्लूड IO स्ट्रीम, तो ये 2 चीजें मैंने अभी ऐड करी है। क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं, एक बार चला के देखते हैं आपकी चलता है कि नहीं चलता। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, इसको मैं रन करता हूं। नमस्ते दुनिया, तो हमने नमस्ते दुनिया प्रिंट कर लिया है, हमने अपना पहला प्रोग्राम रन करवा लिया सक्सेसफुली। अब चल क्या रहा है एक बार समझते हैं। तो हमने यहां पर क्या बोला, इंक्लूड करो IO स्ट्रीम।
तो ये कोई फाइल है जिसके अंदर आपका सी आउट का कोड पड़ा हुआ है। मैंने आपको बोला कि प्रिंट फंक्शनैलिटी ऑलरेडी कहीं पर डिफाइंड है, हमें दोबारा लिखने की नीड नहीं है। तो वो कहाँ पर है? आपके आईओ स्ट्रीम में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि कैसे प्रिंट होता है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको जानने में, ठीक है। तो हमने वो कोड को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब जब हमने इस कोड को इंक्लूड कर लिया तो हम सी आउट यूज कर पाएंगे। अब ये इस लाइन का क्या मतलब है? हमने बोला कि यार मुझे ना एसटीडी वाला नेम स्पेस यूज करना है। अच्छा, ये क्या होता है भैया? तो सी प्लस प्लस में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत सारे नेम स्पेसेस होते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, एक मान लो कि इस नेम स्पेस में सी आउट है, एक इसमें सी आउट है। हमने क्या बोला कि यार मुझे एसटीडी वाला नेम स्पेस जो है ना उसका सी आउट यूज करना है, ठीक है। जो एसटीडी वाला नेम स्पेस है उसका सी आउट मुझे यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर हमने उस मेथड को, उस पूरी फाइल को इंक्लूड कर लिया। यहां हमने बता दिया कि हम एसटीडी वाला नेम स्पेस यूज करेंगे। यहां मैंने बोला कि प्रिंट कर दो नमस्ते दुनिया को, ठीक है। ये क्या चीज़ है भैया? ये कैसे ऑपरेटर्स हैं, समझाना एक बार, ठीक है। तो अब हम जानना चाह रहे हैं कि यार इनका क्या मतलब है। ये जो दो साइन यहां पर बने पड़े हैं लेस देन के, इनका क्या मतलब है, किस लिए हैं ये? तो सी आउट के साथ हम इसको यूज करते हैं टू राइट ऑन टू स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर आपको कोई भी चीज डिस्प्ले करवानी होती है एसटीडी नेम स्पेस के अंदर तो आप इन साइन का यूज करते हैं। अगर मान लो गलती से आपने इसको इस तरीके से लिख दिया तो ये आपको कंपाइलेशन एरर दे देगा, समझे। तो आपको कोई भी चीज अगर आउटपुट करवानी है सी आउट के साथ आपको हमेशा इस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका ऑपरेटर बेसिकली डिस्प्ले कराने के लिए, राइट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट है जो हमें डिस्प्ले कराना था। यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं लव बब्बर हूं। आपने इसको रन कर दिया तो आप देख सकते हैं यहां पे मैं लव बब्बर हूं आ गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला? हमने बोला कि फिर दोबारा सेम ऑपरेटर आ गया, यानी यहाँ पे ये जो कुछ एंडल नाम की कोई चीज़ है इसको हम फिर दोबारा कुछ डिस्प्ले या फिर प्रिंट कराना चाह रहे हैं। एंडल क्या होता है भैया? तो एंडल का क्या मतलब है? एंड एल का मतलब है नई लाइन या फिर एंटर, आप समझ सकते हैं आसान भाषा में। आप जब भी वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख के एंटर मारते हैं तो क्या होता है, नई लाइन पे पहुंच जाते हैं। तो इस एंड एल का मतलब वही है, ये आपके कर्सर को अगली लाइन पर पहुंचा देगा। मान लेते हैं मैंने नहीं डाला होता, तब क्या होता? हटाते हैं इसको। आपका कोड कुछ इस तरीके का होता। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, रन करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि अभी मैं लव बब्बर हूं के आगे कोई एंटर नहीं आया है, ठीक है। अब एक बार एंटर लगा के प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट करते हैं तो आपको क्या दिखा कि यार इसमें यहां पर एक नई लाइन आ गई है और यहां पर एक नई लाइन नहीं आई है। तो एंड एल का क्या मतलब है कि आप एक नई लाइन प्रिंट कराना चाहते हैं। समझ में आ गई? क्या कोई और तरीका है नई लाइन प्रिंट कराने का? बिल्कुल है। देखिए मैंने लिखा कि यार ऐसा करता हूं, यहां पे ना ये कर देता हूं और फिर इसको प्रिंट कराता हूं। इसको मैं हटा देता हूं, अभी इसको रन करते हैं। तो देखो यहां पे अभी भी नई लाइन आ गई। तो ये जो करेक्टर है आपका, ये मैप्ड है आपका एंटर के साथ। तो ये आपका न्यू लाइन करेक्टर है जो कि आपका फिर दोबारा एंटर से मैप्ड है। इसमें और एंड एल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों। क्या कोई और तरीका है लिखने का? बिल्कुल है। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं और यहां लिख दूं, क्या ये चलेगा? जब बिल्कुल चलेगा। इसको मैं हटा देता हूं, पहले रन करते हैं। फिर से एंटर आ गया एक बार और, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। क्या मैं इसको यहां से हटा दूं और अगर ऐसे लिख दूं तो क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्लियर, रन अगेन, फिर दोबारा नई लाइन आ गई। तो हमें ये चीज समझ में आ चुकी कि हाँ एंडल लिख सकते हैं या फिर ये मैं स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकता हूं और यहां से बात बन जाएगी, ठीक है। मेजॉरिटी लोग एंडल यूज करते हैं, ठीक है, नई लाइन के लिए। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं, सेम, ज्यादा मेहनत नहीं है। तो आप ये चीज समझ सकते हैं, ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। अब ये एंडल के बाद ये सेमी कॉलन है, ये किस लिए है? सेमी कॉलन ये आपकी लाइन को एंड करने के लिए है।
जैसे इंग्लिश में होता है ना यार, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आपने डॉट लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया कि हाँ ये खत्म हो गई, तो ये भी यहाँ पे वही सिग्निफाई करता है। आपके कंपाइलर को ये बताता है कि भाई ये स्टेटमेंट खत्म हो गई है, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गई है, अब इसके आगे फिर अगली स्टेटमेंट शुरू होगी। तो वही चीजें कह रहा है सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमें हमारा पहला प्रोग्राम समझ में आ चुका है। ठीक है, जो जो चीजें आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ी और डेप्थ में होनी चाहिए, रुको, सेकंड लेक्चर है, धीरे धीरे आगे जैसे जाते जाएंगे समझते जाएंगे। एक बार में सारी चीजें लाके नहीं रख दूंगा आपके सामने, जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती जाएगी वो चीज हम समझते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा पहला प्रोग्राम बन चुका है जिसका नाम हमने रखा है नमस्ते दुनिया। रन कर देते हैं इसको एक बार, चल गया। ठीक है, तो नमस्ते दुनिया वाला प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है। हमने समझ लिया कि यार एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। नेम्स पे सभी हम एसटीडी वाला यूज कर रहे हैं। हेडर फाइल क्यों यूज करें, क्योंकि ये सी आउट का जो कोड होगा वो इसके अंदर कहीं पड़ा होगा। इंट मेन के जो टोटल एग्जीक्यूशन है वो इस ब्लॉक के अंदर है, जो भी होगा वो सब इंट मेन का होगा। ये मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी है। स्ट्रिंग क्या होता है ये आपको आगे बताता हूं। मतलब ये चीज हम डिस्प्ले कराना चाहते थे, अभी तक इतना समझते हैं, और उसको हमने यहाँ पे लिख दिया डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। सिंगल में क्यों नहीं लिखा भैया, ये भी हम आगे समझेंगे अभी। एंडल मतलब नया लाइन, सेमीकोलन मतलब लाइन एंड। डन, इतना हम समझ चुके हैं अब तक। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, एक एक करके चीजों को समझना शुरू करते हैं। अब कुछ नए कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाले हैं और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं यार। हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में। अगर आपको कोई भी चीज मेमोरी में स्टोर करवानी है सी प्लस प्लस के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका टाइप बताना पड़ेगा, किस टाइप की चीज है और कितना स्पेस लेने वाली है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने बोला कि इंट ए इज इक्वल टू 5, मैंने ये बोल दिया। इससे आपको क्या समझ में आता है कि यार एक ए है कोई चीज और वो इंटीजर टाइप का है और उसकी वैल्यू 5 है। क्या समझ में आता है, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन गया होगा जिसका नाम ए होगा और जिसके अंदर 5 स्टोर हो चुका होगा। डन है, समझते हैं इस चीज को एक बार। तो जब हम लिखते हैं कि इंट ए, तो यहां से कंपाइलर को क्या पता लगता है कि कोई वेरिएबल है जिसका नाम है ए। कोई वेरिएबल है जिसका नाम है ए और जिसका टाइप है इंटीजर। ठीक है, तो कंपाइलर को क्या पता लगा कि यार कोई एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए और जिसका टाइप है इंटीजर। अब जब इंटीजर उसका टाइप है तो मुझे क्या करना है, कंपाइलर को क्या करना है कि 4 बाइट स्टोर करनी है उसके लिए। 4 बाइट मतलब 32 बिट। तो कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी में जाके भाई 4 बाइट की मेमोरी ब्लॉक कर देगा इसके लिए, और इसमें जो भी ए का जो कंटेंट होगा 5 वो इसमें आके डाल देगा बाइनरी की फॉर्म में। तो इस तरीके से आपके कंपाइलर को क्या पता लग गया, इस चीज टाइप की वजह से, इस डेटा टाइप की वजह से उसको क्या समझ में आ गया कि यार किस तरीके का डेटा इसमें जाने वाला है और कितनी मेमोरी वो लेगा। एक ही चीज से हमें दोनों चीजें पता लग गई। टाइप ऑफ डेटा पता लग गया कि टाइप ऑफ डेटा क्या होगा और कितनी मेमोरी लेगा। दोनों चीज समझ में आ गई। भैया इंट हमेशा 4 बाइट लेता है? नहीं, इंट 2 बाइट भी ले सकता है, पर वो डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर, सिस्टम टू सिस्टम। ठीक है, जनरली आप 4 बाइट एलोकेट होती है आपके इंटीजर के लिए। इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो आपका इंटीजर इस तरीके से स्टोर होने वाला है। एक चीज होती है कैर, जो आपका कैरेक्टर्स के लिए होता है। मैंने क्या बोला, कैरेक्टर, कैर सी एच इज इक्वल टू ए, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। तो इसका क्या मतलब है कि कैरेक्टर जब भी हमें दर्शाना होगा हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में दर्शाएंगे। हमने समझा दिया यहां पे कि भाई कैर सी एच इज इक्वल्स टू ए सेमीकोलन। मैंने क्या बोला कि मेमोरी में भाई एक सी एच नाम का वेरिएबल बना दो और उसके अंदर ए स्टोर कर दो। ये हुआ है बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, तो ये सी एच मेरा वेरिएबल नेम है, कैर मेरा डेटा टाइप है जो कि दर्शाता है कि कैरेक्टर की फॉर्म में होगा। ठीक है, और क्या बताता है, जब भी कैर होगा तो मेमोरी में 1 बाइट में आपको डेटा सेव करना है। 1 बाइट मतलब 8 बिट। तो आपका डेटा जो ए है वो इसके अंदर 1 बाइट की फॉर्म में सेव हो जाएगा। ये हमारा कैर होता है। और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास। एक चीज होती है बूलियन, आपने सुना होगा।
जो कि दर्शाता है दो वैल्यूज, ट्रू फॉल्स, 1 0। तो ये हमें पता लगता है यार, जब भी हमें कुछ बताना हो कंडीशन में कि यार हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, तो बूलियन का प्रयोग होता है जो कि आपका एक बिट का होता है बस। तो मेमोरी में एक बिट स्टोर होगी। मैंने बोला कि यार बूल बी इज इक्वल टू 1, तो यहां पे 1 स्टोर हो जाएगा बी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने बोला फ्लोट एफ इज इक्वल्स टू 1.2। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे तो आपका फ्लोट डेटा टाइप यूज होगा, जिसमें आपकी 8 बाइट स्टोर होती है। आपने बोला कि एफ है और 1.2 डाल दे, इस तरीके से आपका स्टोर हो गया। ठीक है, मैंने बोला डबल डी इज इक्वल्स टू 1.23, सेम 8 बाइट डी 1.23, डन। इस तरीके से कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, कितना कितना स्पेस ले रहे हैं और किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो आपको पता लग गया अब तक। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने क्या बोला, जो वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं, ये एक वेरिएबल नेम है। अब वेरिएबल नेम की भी कन्वेंशन होती है, कुछ रूल्स होते हैं कि मुझे क्या क्या नाम में रख सकता हूँ। आप छोटे लेटर यूज़ कर सकते हैं, आप बड़े लेटर यूज़ कर सकते हैं, आप नंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, A1 लिख दिया। आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, A_1। ठीक है, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि नंबर से कभी वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं करना है, ये गलत तरीका है। आप ABC1 लिख सकते हैं, वो चलेगा। अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी चलेगा। तो इस वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना ताकि आप गलती ना करें। कभी भी नंबर स्टार्टिंग में मत डाल देना, गलती हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कोड के साथ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इंट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 सी आउट a, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया a। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, हमने क्या लिखा है, हमने बोला कि इंट a इज इक्वल टू 1 2 3 123, और इसको हमने यहाँ पे सी आउट कर दिया, प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे एक नई लाइन, ठीक है, एंडल लिख दिया, रन। तो यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हो गया, इंटीजर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने क्या लिखा, कैर a इज इक्वल्स टू v डाल दिया हमने इसके, चलो ठीक है, हमने इसको प्रिंट कर दिया। इसमें गलती है, अभी देखना, हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे गलती हो गई यार, इसने बोला रीडेफिनेशन ऑफ a, इसने बोला यार प्रीवियस डेफिनेशन यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें क्या दिखा यहाँ पे कि मैंने a को बोल दिया कि ये इंट है, फिर मैंने यहाँ पे a को बोल दिया कि ये कैर है, तो कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। यहाँ पे हम गलती कर गए हैं, तो हमें इसको सुधारने के लिए भी दूसरा नाम देना पड़ेगा। मैंने इसको b बोल दिया मान लो, और यहाँ b करके प्रिंट करा दिया। अब चला के देखते हैं, अब देखो v आके प्रिंट हो गया बहुत आसानी से, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है एकदम। ठीक है, अब इस a को अलग अलग डेटा टाइप के साथ कैसे यूज करना है, कैसे कर सकते हैं, उसको हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ में आ गया कि हम यहाँ पे गलती कर रहे थे और उसको हमने ठीक कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने बोला बूल bl इज इक्वल्स टू ट्रू, हम ट्रू भी लिख सकते हैं, हम 1 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, ट्रू 1 फॉल्स 0। ठीक है, रन करते हैं। 1 2 3 हमने प्रिंट नहीं किया, प्रिंट करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। 1 आ गया, तो हम जब भी बूल को प्रिंट करेंगे, अगर ट्रू होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने बोला फ्लोट f इज इक्वल्स टू 1.2, मैंने बोला प्रिंट कर दो। ठीक है, आप स्पेस देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तब भी चलेगा। अब यहाँ पे 1.2 प्रिंट हो गया, ये भी अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है। डबल d इज इक्वल्स टू 1.23 सी आउट d, रन करते हैं। 1.23 सब अच्छे से चल रहा है। ठीक है, अब एक चीज होती है साइज ऑफ, ये आपको दर्शा देगी कि यार कौन सी चीज कितना स्पेस ले रही है। एग्जाम्पल के लिए हमें क्या पता है कि इंट जो है वो 4 बाइट लेता है, तो हम चेक करते हैं कि a का साइज क्या है, साइज ऑफ a।
अब इस साइज ऑफ ए को हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। हमने बोला कि साइज, हमने एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम साइज दे दिया और उसमें इस ए के साइज को स्टोर कर लिया। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। हमने बोला कि साइज ऑफ ए इज, और यहां पे हमने लिख दिया ए। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। ओह, साइज ऑफ ए इज 123। गलती करी हमने कहीं पे, कहाँ गलती करी सोचो एक बार। हमने बोला साइज ऑफ ए इज, ए लिख दिया यहाँ पे हमने तो ए ही प्रिंट कर दिया। हमें क्या प्रिंट करना था, साइज प्रिंट करना था, तो यहाँ पर हमने साइज प्रिंट कर दिया। अब चला के देखते हैं, क्लियर कर देता हूँ एक बार। साइज ऑफ ए इज 4 दिखा दिया इसने। ऐसी मान लो अगर मैं डबल का साइज चेक करना चाह रहे हैं तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे डबल का साइज निकाल लो और प्रिंट कर दो साइज। अब चला के देखते हैं, 8 आना चाहिए, 8 आ गया। तो इस प्रकार हम साइज भी देख सकते हैं कि यार किसको कितना अलॉट हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया, कुछ सारे नहीं, कुछ डेटा टाइप हमने देख लिए हैं जिससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि ठीक है। क्या मैं इस कैर को ऐसे लिख सकता था, कैर बी इज इक्वल्स टू ए बी, हाँ है ना? नहीं। अगर मैं कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर देना चाह रहा हूँ, साइन करना चाह रहा हूँ, तो सिंगल कैरेक्टर हो सकता है। हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में सिंगल कैरेक्टर होगा, डबल कैरेक्टर आप नहीं दे सकते, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। किसी कैर टाइप के वेरिएबल में आप डबल कैरेक्टर नहीं दे सकते, सिंगल कैरेक्टर आपको देना पड़ेगा। तो डबल कैरेक्टर वाली चीज़ें कैसे सॉल्व करेंगे भैया, वो हम आपको आगे बता देंगे। अभी जितना यूज है वो आपको हम दर्शा रहे हैं, इतना में समझ में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मेमोरी के अंदर चीज़ें कैसे स्टोर होती है। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था, अब थोड़ा डेप्थ में जाके देखते हैं। मैंने आपको बोला कि हाउ डेटा इज स्टोर्ड, ये कैसे होता है ये समझना है एक बार। मैंने बोला यार कि इंट ए इज इक्वल टू 8 मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। मुझे क्या पता है, ए जो है वो 4 बाइट का है। ठीक है, 4 बाइट की मेमोरी अलोकेट हो गई होगी, 1 2 3 4। तो अब क्या होगा, इस 8 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। जब इस 8 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो आएगा 1000। ठीक है, ये तो 4 बिट है सिर्फ, और यहां पर तो टोटल 32 बिट्स है। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है। तो ये क्या करेगा, इन 4 बिट को यहाँ पर डाल देगा 1000 और उसके अलावा हर किसी को 0000000000000 इस तरीके से ये मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से आपके इंटीजर्स मेमोरी में स्टोर होते हैं। ये चीज समझ में आ रही है हमें? धीरे धीरे आगे लेवल बढ़ाते जाएंगे, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब मान लेते हैं कि इंट ए इज इक्वल टू 5, तो 5 का बाइनरी तो 101 होता है। ठीक है, तो ये तो 3 ही बिट है और यहाँ पर तो टोटल 32 बिट की फॉर्म में स्टोर होगा मेमोरी के अंदर। तो क्या होगा कि लास्ट की 3 बिट 101 हो जाएगी और बाकी की 29 बिट जो है वो सारी 000000000 हो जाएगी। इस तरीके से आपका काम होता है। एक प्यारा सवाल दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है भैया ये तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, 5 है आपका, 8 है, अगर कोई नेगेटिव नंबर हुआ तब क्या करोगे? पता कैसे लगेगा नेगेटिव नंबर है और स्टोर कैसे होता है? यहां पे थोड़ी गेम है, यहां पे एक कैच है, ये हम पकड़ेंगे, इसमें थोड़ी और डेप्थ में जाएंगे अभी। ठीक है, इसको भी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि कैर CH इज इक्वल्स टू ए। भैया नंबर तो आपने कन्वर्ट कर लिया था बाइनरी में, इसको कैसे करोगे? ठीक है, अब एक चीज हमें सर्च करनी है, वो क्या है, एस्काई टेबल। तो C++ में क्या है कि आपके जितने करैक्टर्स हैं वो सारे के सारे किसी एस्काई वैल्यू से मैप्ड हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास A है और ये 97 से मैप्ड है। चेक करना, एग्जैक्ट पता नहीं मुझे 97 है नहीं, बट आप एस्काई टेबल चेक करोगे पता लग जाएगा आपको। तो आपको अगर ये 97 से मैप्ड है तो करना क्या है, ये 97 है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में और उसको हमने स्टोर करा लिया। सिंपल है। अब कैर क्या होता है, 1 बाइट का होता है, यानी कि 8 बिट्स हो गई आपकी। अब इन सब में जीरोज या वंस डलेंगे। तो आप यहां पर क्या करने वाले हो, जो भी आपकी कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू होगी उस एस्काई वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करके आप यहां पर डाल दोगे। इस तरीके से आपका कैरेक्टर स्टोर होता है। समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आपका होमवर्क क्या है, एस्काई टेबल सर्च करना है एक बार, देखने में कैसा होता है। ये होमवर्क है आपका। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ठीक है भाई मुझे समझ में क्या आ रहा है कि 8 बिट वाला जो होता है वो कैरेक्टर होता है
और 32 बिट वाला जो होता है वो इंटीजर होता है। अच्छा, तो मान लो एक केस ऐसा हो जिसमें इंटीजर की 4 बाइट में 1 2 3 4, मान लो यहाँ पे कुछ पड़ा हो 22, यहाँ पड़ा हो 101, यहाँ 28 और यहाँ 14, ये आपका मान लो टोटल बन के आ रहा हो। ये कैसे पता लगेगा कि यार इसको मैं कैरेक्टर में डालूं या फिर मैं इसको इंटीजर में डालूं? मान लो कि इसको हमने कैरेक्टर मान लिया, 4 कैरेक्टर मान लिए, फिर क्या करोगे? वैलिड पॉइंट है भाई। तो हमें ये कैसे पता लगेगा, या कंपाइलर को ये कैसे पता लगेगा कि यार ये 4 कैरेक्टर हैं या फिर ये एक इंटीजर है? हो सकता है ये 4 कैरेक्टर हो, ABCD मान लो, या फिर ये कोई एक इंटीजर हो 1 5 2 6, इस टाइप का। पता कैसे लगेगा कि ये कैरेक्टर है या ये इंटीजर है? आंसर है डेटा टाइप से। जब हमने ये पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर कराई होगी, हमने कुछ इस तरीके से कराई होगी ना, इंट A इज इक्वल टू 1 2 3, इस तरीके से, या फिर हमने 4 बाइट इंट से कराई होगी, है ना। तो ये जो डेटा टाइप है, कंपाइलर को इससे पता लग जाएगा कि यार ये इंटीजर है, ये 4 कैरेक्टर नहीं है ये। तो इस डेटा टाइप की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि ये 4 कैरेक्टर हैं या फिर ये एक इंटीजर है। यहां से हमें ये चीज़ पता लग गई। क्या मैं इनको आपस में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या मतलब है भैया इस बात का? एक चीज़ होती है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने की बातें हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इंट A इज इक्वल्स टू A, अगर मान लो A जो है वो 97 से मैप कर रहा हो एस्काई टेबल में, और अब मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? क्या ये मुझे कोई एरर देगा या फिर ये मुझे 97 प्रिंट करके देगा? क्या होगा देखें। चलो इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट का क्या मतलब है कि ये कोड बस टेक्स्ट ही है, इससे कुछ रन या कुछ एरर वगैरह नहीं आने वाला है। तो जब मैं इस तरीके से इसको इस ब्लॉक में डाल देता हूँ तो ये कमेंट में आ जाता है। अब मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि इंट A इज इक्वल्स टू ये, और मैंने बोला कि यार इसको प्रिंट कर दो। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। क्लियर आउटपुट एंड रन, 97 हो गया। तो यहां पर क्या हुआ है, ये वाला जो A है ये टाइप कास्ट हो गया है इंटीजर के अंदर, ठीक है, कन्वर्ट हो गया, इंटीजर बन चुका है अब ये। क्या मैं इसका उल्टा कर सकता हूं? उल्टा देखो, क्या मैं ये कर सकता हूं कि यार कैर CH इज इक्वल्स टू 98? भैया कैसे गया? मतलब CH में तो कोई सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई कैरेक्टर आता ना, आपने तो नंबर लिख दिया। क्या इस नंबर से वो कैरेक्टर बन जाएगा? 98 से B बनना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। C आउट CH प्रिंट करते हैं, B बन गया। तो यहां पर क्या हुआ है, जब मैं लिखता हूं कैर CH इज इक्वल्स टू 98, तो ये इंटीजर इस कैरेक्टर में टाइप कास्ट हो जाता है। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूं एक बार। यहां पे देखते हैं एक बार, देखो जो आपका इंटीजर होता है, हमें क्या पता है यार कि 4 बाइट का होने वाला है। 4 बाइट का मतलब 32 बिट्स। इसका मतलब कि यहाँ पे 4/1 2 3 4 और टोटल 32 बिट्स। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या स्टोर हो सकती है? 2 की पावर 32 माइनस 1, ठीक है, ये समझ में आ चुकी है। तो ये मेरी मैक्स वैल्यू हो सकती है स्टोर यहाँ पे, और मिन वैल्यू मेरी 0। डन, ये समझ में आ गया। अब अगर मैं बोलूँ कि यार कैर है और कैर CH है, इसमें कितना 1 बाइट मिलती है हमें। 1 बाइट मतलब 8 बिट। तो जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे स्टोर होने से वाली है वो है 2 की पावर 8 माइनस 1, ठीक है, ये समझ में आ चुकी है। और मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तो अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू मान लो 2 की पावर 16 जो कि इंटीजर तो है बट वो कैरेक्टर से बड़ी है, अगर इसमें डालने का ट्राई करूं तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला, कैर CH इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, और मैंने बोला C आउट CH, इसका नाम चेंज कर देते हैं एक बार, 1 1। अब देखते हैं क्या होगा, क्लियर कर देता हूं। इसने वार्निंग दी है पहले मुझे कि दोस्त इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू कैर चेंजेस वैल्यू फ्रॉम 1 to 3। तो इसने क्या बोला कि भाई तू दे तो 1 2 3 4 5 6 रहा है बट ये 64 बन रहा है,
क्या मतलब है इस बात का? तो यहाँ पे हमने ट्राई किया यार, वार्निंग हमें क्या मिली कि भाई 1 2 3 4 5 6 जो है वो इंटीजर के अंदर पड़ा हुआ है, और आप इसको ना यार कैर की एक बाइट में डालने का ट्राई कर रहे हो, कैर की एक बाइट में। ये क्या बोल रहा है कि यार आपकी 4 बाइट है, 1 2 3 4, इसमें जो लास्ट वाली बाइट है ना 1 2 3 4 5 6 वाली, वो 64 दर्शा रही है, तो आपके इसमें 64 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं जा सकता भाई। तो 64 चला गया, जो कि आपका एट द रेट दर्शाता है, और आपका एट द रेट यहां प्रिंट हो गया। ये देखिए यहां पर समझ में आ गई ये चीज, बड़ी प्यारी चीज थी। आगे चलते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बड़ी वैल्यू छोटे में ट्राई करूंगा डालने का, तो लास्ट के कुछ बिट्स उठा के वो इसमें डाल देगा, उसकी जो भी वैल्यू बनेगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब हम बात कर रहे थे एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो थी कि हाउ नेगेटिव नंबर्स आर स्टोर्ड। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल। जो भी आपकी फर्स्ट बिट होगी वो दर्शाएगी कि आप नेगेटिव हो या आप पॉजिटिव हो। अगर आप पॉजिटिव नंबर हो तो आपकी फर्स्ट बिट 0 होगी, अगर आप नेगेटिव नंबर हो तो आपकी फर्स्ट बिट 1 होगी। समझ में आ गई ये चीज हमको? बहुत आसान है। तो अगर हम ये समझना चाहते हैं कि इनको स्टोर कैसे किया जाता है, तो बड़ा ही प्यारा तरीका है यार इनको स्टोर करने का, वो समझाता हूं मैं आपको। कोई भी नेगेटिव नंबर है, मान लेते हैं कि -5 है, अगर मुझे इसको स्टोर करना तो कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो मुझे फॉलो करने ही पड़ेंगे। पहला, इग्नोर द नेगेटिव साइन, इग्नोर कर दिया, ये बचा 5। सेकंड, कन्वर्ट इनटू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इसको जीरोज और वंस में कन्वर्ट करके दिखा दो एक बार यार। तो वो हो गया 101, और स्टार्टिंग में जितने भी होगा वो 0000 हो जाएगा, क्योंकि 4 बाइट का होता है ना इंटीजर। ये तो आपके 3 ही बिट बन रही है बस, इसलिए। अगला क्या कहता है कि यार टेक 2's कॉम्प्लीमेंट और स्टोर कर लो। टेक 2's कॉम्प्लीमेंट एंड स्टोर। अब 2's कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है भैया, समझते हैं इस चीज को। अगर मान लो मुझे इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, तो वो कैसे होगा? पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। वो कैसे होता है? आपको बस बिट एक्सचेंज करनी है, 0 को 1 बनाना, 1 को 0 बनाना। तो क्या होगा? 0 1 0 और बाकी सारे 0, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके बन जाएगा। अब 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना है? कुछ नहीं करना, आपको 1's कॉम्प्लीमेंट में एक 1 ऐड कर देना है, तो होगा 0 1 1 और बाकी सारे 1 1 1 1 1 1 1। तो ये क्या है कि पहली बिट आपको दर्शा रही है कि यार 1 है, यानी नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको स्टोर कर लिया। अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है फिर क्या करना पड़ेगा भैया? मान लो अगर int a इज इक्वल टू -5 था, तो इसको प्रिंट कैसे कराऊं? अब ये तो हमने बना लिया इतना खतरनाक सा, प्रिंट कैसे पता लगेगा कि -5 है या नहीं है? डिस्प्ले कैसे कराना है वो देख लेते हैं। तो अगर मुझे नेगेटिव नंबर को डिस्प्ले कराना है, बहुत सिंपल है, सिंपल 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो और कुछ नहीं करना। करके दिखाएं? चलो, हमारे पास क्या पड़ा है 4 बिट में, लास्ट में है 0 1 1 और बाकी सारे 1 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 पड़े हुए हैं। मैंने बोला 1's कॉम्प्लीमेंट दियो भाई। 1's में क्या करना है? 1 का 0 0 का 1, ये हो गया 1 0 0 और बाकी सारे 1 जो हैं वो 0 0 0 0 हो जाएंगे इस हिसाब से। ठीक है, मैंने बोला 2's कॉम्प्लीमेंट निकालियो भाई। 2's कॉम्प्लीमेंट में बस आपको +1 करना होता है। तो ये क्या हो गया? 0 0 0 0 और लास्ट में आपका 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0। स्टार्टिंग में जब ये नंबर आपके पास आया था, आपने ये उठाई थी और आपको पता लग गया था कि यार ये नेगेटिव नंबर है क्योंकि 1 है। एंड में जब आपने निकाला तो इस पूरे की जो वैल्यू है डेसिमल में 5 आ गई। तो जब आप प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट में आपको यहाँ से पता लगा नेगेटिव नंबर है, यहाँ से पता लगा 5 है, तो आपने -5 प्रिंट कर दिया। बहुत आसान, समझ आ चुका होगा पूरा। ठीक है, जब स्टोर करना है तो भाई इस तरीके से स्टोर करो, जब प्रिंट करना है तो भाई इस तरीके से प्रिंट कर दो। समझ आ चुकी है आपको ये वाली चीज़। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपको क्या समझ में आ चुका है कि यार कंपाइलेशन प्रोसेस कैसा था, कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको समझ में आ गया कि यार नमस्ते दुनिया वाला प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, वो समझ में आ गया। आपने हर लाइन बाय लाइन समझ लिया कि इस लाइन में क्या मतलब है। आपने समझ लिया यार कि डेटा टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, थोड़े बहुत देख भी लिए, ट्राई भी करके देख लिए। आपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कैसे चीज़ें स्टोर होती है वो भी समझ लिया। आपने वेरिएबल देख लिए कैसे बनते हैं, कन्वेंशन क्या क्या होती है। आपने नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर वाली एनालॉजी भी समझ ली। ठीक है, तो
अब हमें क्या पता लगा यार, इतना जो हमने देखा कि हमें टूज कॉम्प्लीमेंट इतना मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। अगर हम चाहते तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि पहली बिट 0 है और दूसरी बिट 1 है, बाकी जो भी नंबर हो इसको मैं हमेशा पॉजिटिव नंबर मान लूंगा, इसको मैं हमेशा नेगेटिव नंबर मान लूंगा और बात खत्म होगी, सिंपल खत्म। बट यहाँ पर मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 31 बिट्स बची क्योंकि पहली बिट यहाँ लग गई, 2 की पावर 31 माइनस 1। यहाँ पर मेरी मिनिमम वैल्यू क्या बन पा रही है, -2 की पावर 31 माइनस 1। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर अगर आप ध्यान से पकड़ पाएँ तो वो ये है कि एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन होगी जब यहाँ 0 होगा और यहाँ 1 होगा और यहाँ 0 0 0 0 0 और 0 0 0 0, ये दर्शा रहा है आपका 0, ये दर्शा रहा है आपका -0 जो कि 0 ही होता है। तो एक नंबर जो कि 0 है उसको दिखाने के लिए आप दो रिप्रेजेंटेशन का यूज कर रहे हैं। आपकी दो रिप्रेजेंटेशन वेस्ट हो रही है एक सिंगल नंबर को दिखाने के लिए, 0 -0 सेम। क्या मैं इस एक रिप्रेजेंटेशन को बचा सकता हूं, उसको बचाने की सारी लड़ाई है। तो उस लड़ाई के लिए हमने टूज कॉम्प्लीमेंट वाला तरीका निकाला है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, पहले जो हमारी रेंज ऊपर हम देखें -2 की पावर 31 माइनस 1 से लेके 2 की पावर 31 माइनस 1 तक आ रही थी, अब वो रेंज क्या हो जाएगी। तो अब उस रेंज को हमने कन्वर्ट करके कर लिया है -2 की पावर 31 से 2 की पावर 31 माइनस 1। यहां पे हमने एक रिप्रेजेंटेशन को बचाने के लिए ये पूरी कहानी लिखी हुई है। ठीक है, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो अच्छी बात है, समझ में आ चुका है बेसिकली हमें। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी यार आपके नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करवाने की। आगे चलते हैं। डिफॉल्ट जो होता है यार, डिफॉल्ट ये जो होता है सब कुछ ये साइंड होता है, मतलब कि आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर स्टोर करवा सकते हो किसी भी इंट में, चाहे वो 1 हो चाहे वो -1 हो, कुछ भी चलेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो चाहता हूं कि मेरी रेंज है वो 0 से लेकर 2 की पावर 32 माइनस 1 ही हो, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आए, तो आप बोल दोगे अनसाइंड इंट। बस ऐसे लिखने से आपकी रेंज बढ़ गई है, अब आपके सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आ पाएंगे। ट्राई करें, चलो इसको कमेंट कर देता हूं। मैंने बोला अनसाइंड इंट a इज इक्वल टू 1 2। इसको मैं प्रिंट कराने का ट्राई करता हूं एक बार। क्लियर आउटपुट, एरर आ गया, स्पेलिंग गलत है, दोबारा चलाते हैं। इसने प्रिंट कर दिया, ये चीज़ समझ में आ गई हमें। बट अगर मैं इसको माइनस का लिखता तो क्या होता, अगर मैंने गलती से इसको -112 लिख दिया पर अनसाइंड में तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर होने वाला है, तब क्या होगा चेक करते हैं। एक बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा, आप यहां पे देख पा रहे हो एक बहुत बड़ा नंबर जनरेट हो गया। समझे इस बात को, देखो अब यहां पर क्या हुआ है कि आपने बोला कि यार -112, सबसे पहले -112 की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ वेरिएबल आ गया 1101 इस तरीके से, अभी हम एग्जैक्टली निकाल रहे हैं, और यहाँ पे शुरू में 0 0 0 0 0 होगा। जब हम टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा पार्ट जो है 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ 1 0 1 इस तरीके से कुछ कुछ होगा। बट स्टार्टिंग की जो बिट है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो 1 होने वाली है, क्योंकि ये -112 हमने दिया है, तो इस माइनस की वजह से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो फर्स्ट बिट है हमारी 1 होने वाली है। उस वजह से अब जब आप इसको प्रिंट करने जाओगे कि भाई प्रिंट कर दो इसको, तो आपने तो बोला था ना अनसाइंड है, तो कंपाइलर तो इसको पॉजिटिव नंबर ट्रीट करेगा। तो कंपाइलर जब इसको प्रिंट कराने जाएगा तो ये बहुत ह्यूज वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसमें आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है। समझ गए, आपने माइनस का नंबर दिया -112, उस माइनस की वजह से आपने जब स्टोर कराया तो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो गई। आप प्रिंट कराने गए तो कंपाइलर ने देखा तो अनसाइंड है, पॉजिटिव होगा, उसने प्रिंट करा दिया, और आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वजह से आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई। ये कहानी हो गई। तो इस वजह से अगर आप कभी अनसाइंड में नेगेटिव नंबर देंगे तो ये गलती हो जाएगी, इसको सुधारना है, ये हमें प्रिवेंट करने की ऐसी गलती ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। बाय डिफॉल्ट आपका साइंड ही रहता है कि आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों स्टोर कर सकते हैं, आपको लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। इतना पार्ट हमें क्लियर हो चुका है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे यार, अब हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स, स्टॉक मार्केट वाले नहीं, चलो छोड़ो, नॉर्मल ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक ऑपरेटर तो ऑलरेडी जब हम फ्लो चार्ट बना रहे थे तब देख लिया था, वो था मॉडुलस ऑपरेटर, इसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं। आपने एरिथमेटिक ऑपरेटर देखे होंगे,
बहुत सारे। आपने फ्लो चार्ट में प्लस भी देख लिया होगा, हम प्लस भी बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये कुछ ऑपरेटर जिससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल है, अभी ट्राई चला के देख लेंगे। आपको बेसिक आइडिया देता हूँ, प्लस आपको पता ही है सिंपल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसी तरीके से होने वाला है। मेन जहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, हर चीज़ वैसी रहेगी जैसे हम मैथ्स में नॉर्मल करते हैं, डिवाइड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है बस हमें। अगर मान लो कि हम ऐसा कुछ करते हैं कि यार 2/5, इसको हमने 2 को 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इस केस में हमारी जो नॉर्मल मैथ कहती है वो हमें क्या कहती है कि भाई 0.4 आंसर आना चाहिए। बट असलियत में जब अपने सिस्टम पे इसको करेंगे एग्जीक्यूट तो ये आएगा 0। क्यों? ये तो 0.4 होना चाहिए, गलत है क्या? समझते हैं क्यों हुआ और कैसे हुआ, ट्राई करते हैं। मानते हैं कि यार इंट a इज इक्वल्स टू 2/5 सी आउट a, इसको प्रिंट करा लेते हैं एक बार। 0 आ गया। क्यों? आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप इंट बाय इंट करेंगे, कोई भी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। जब आपका आंसर 0.4 आता है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके 0 आपका स्टोर हो जाता है। कोई तरीका भैया इससे बचाने का? एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर मैं मान लो कि फ्लोट बाय इंट कर देता हूँ तो मेरा आंसर फ्लोट आएगा। अगर मान लो मैं डबल बाय इंट कर लेता हूँ तो मेरा आंसर डबल आएगा। ट्राई करते हैं। मान लो मैंने इसको 2.0 कर दिया होता, 2.0, तब क्या होता? 0 आ रहा है। क्यों भैया? क्योंकि आपने क्या किया है, 2.0/5 कर दिया, यहां से आपका आंसर फिर दोबारा क्या आ गया, 0.4। बट आपने क्या बोला है, आपने बोला है इंट a इज इक्वल टू 0.4। तो जब 0.4 में से आप इस इंटीजर में स्टोर कराएंगे तो फिर दोबारा 0 आ जाएगा। समझे? दिखाता हूं आपको कैसे। आपने यहाँ पे a प्रिंट कर लिया। अब मान लो मैं यहाँ पे सीधा ये प्रिंट कर देता, मैं बोलता कि यार सी आउट कर दो 2.0/5, प्रिंट करके दिखाओ। देखो यहाँ पे 0.4 आ गया। पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि हम डेटा को एक इंटीजर में डाल रहे थे, तो यहाँ पे आंसर में इंटीजर ही आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं आएगा। मान लो मैंने इसको फ्लोट में डाला होता तब क्या होता? अब दोनों में आ गया। मान लो मैंने इसको डबल में डाला होता, अब क्या होगा? अभी भी आ गया। मैंने आपको क्या बोला था कि जब फ्लोट बाइंड करोगे तो फ्लोट आएगा और जब डबल बाइंड करोगे तब डबल आएगा। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि यार डिवाइड ऑपरेटर में जब भी हम लगा रहे हैं तो दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को हमेशा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और ऑपरेटर्स देखते हैं। ये तो नॉर्मल आपको आइडिया होगा यार, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें कुछ खास है नहीं। एक प्रोग्राम हम बना लेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो बनाते जाएंगे। ठीक है, कुछ होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसे इक्वल टू, इसके अंदर आ गया आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब आपके रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आ जाएंगे। मान लेते हैं कि आपको कंपेयर करना है कि दो नंबर इक्वल हैं या नहीं है। आपने बोला कि a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू 4 है। मुझे चेक करना है कि यार a और b इक्वल है या नहीं है, a इक्वल टू b है या नहीं है। तो मैं कैसे करूँगा, a इज इक्वल टू b, इसका यूज़ करके चेक कर लूँगा। मुझे चेक करना है कि a बड़ा है तो इस तरीके से चेक कर लिया, छोटा है इस तरीके से चेक कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, क्या आपस में इक्वल नहीं है। इस तरीके से इन कंडीशंस को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक बार। मैंने बोला इंट a इज इक्वल टू 2, इंट b इज इक्वल टू 3। मैंने बोला कि बूल फर्स्ट इज इक्वल्स टू, कि भाई चेक करियो a इज इक्वल टू b है कि नहीं। हम देखते हैं क्या होता है। हमने इसको रन कर दिया है क्लियर करके। ये कह रहा है 0, 0 मतलब होता है फॉल्स, तो इसका मतलब a और b इक्वल नहीं है। अगर मैं बोलता कि यार चेक करियो कि ये ग्रेटर देन है क्या, मैं इस कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको एक बार। मान लो मैं इसको बोलूँ सेकेंड
इसको बोलूँ थर्ड, इसको बोलूँ फोर्थ। इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि यार ये ग्रेटर देन है, यार ये लेस देन है, यार ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, यार ये लेस देन इक्वल टू है, और यहाँ पे मैंने बोला ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रिंट करा दी है, इनको ट्राई करते रन करके एक बार। फर्स्ट कहती है क्या ये इक्वल है, ये कहता है 0, फॉल्स, नहीं इक्वल नहीं है क्योंकि 2 और 3 है। क्या ए बी से बड़ा है, नहीं क्योंकि ये तो 2 है ना, 0 आ गया। क्या ए बी से छोटा है, जी हाँ ट्रू है, 1 आ गया। क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू है, गलत, 0 आ गया। क्या ये लेस देन इक्वल टू है, बिल्कुल सही, 1 आ गया। क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ट्रू, इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हमने रिलेशनल ऑपरेटर भी समझ लिया, हमें आइडिया लग गया इस चीज़ के बारे में, ये चीज़ भी समझ में आ चुकी है हमें। अब और भी टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं आपके यार, जैसे मान लो हम बोलते हैं इंट a इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे जो इज इक्वल टू आप यूज़ कर रहे हो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया एक तरीके से, आपने a में 3 की वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। आपके पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसमें आपका एंड और नॉट, कैसे, क्या मतलब है इस बात का। आपको कोई मल्टीपल कंडीशन को साथ में एग्जीक्यूट करना है, मैंने बोला कि अगर आप 23 साल के हो और आपकी हाइट 6 फुट है और आपका वज़न 80 kgs है तो आप फिट हो। तो आपको मल्टीपल कंडीशन साथ में चलानी है, एंड वाली कंडीशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी मैं आपको फिट मानूंगा। तो हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। मैंने बोला कि अगर आप 23 के हो या फिर 6 फुट के हो या फिर 80 किलो के हो तो आप ठीक ठाक हो, नॉर्मल हो। तो इनमें से कोई एक भी कंडीशन चल जाएगी तो मैं बोल दूँ कि आप ठीक ठाक नॉर्मल हो। एंड सारी कंडीशन होनी चाहिए और कोई भी एक चल जाए। नॉट, नेगेशन, ये कैसे यूज होगी, आपने कोई भी नंबर दिया, मैंने बोला नॉट ऑफ ए मान लो 23 था, तो ये क्या कर देगा, 0 कर देगा, इसको ट्रू का फॉल्स बना देगा, फॉल्स का ट्रू बना देगा, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है, एक बार चला के देखना पड़ेगा पर, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं। मैंने बोला इंट ए इज इक्वल्स टू 21 और मैंने बोला कि यार इसका नॉट प्रिंट कर दे एक बार। क्या आंसर आना चाहिए, कायदे से 0 आना चाहिए, 0 आ गया। अगर मैं इसको 0 बोलता तो क्या होता, 1 आता, 1 आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गेम चला रहे हैं। हमने बोला कि 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी मजा आएगा। तो इस प्रकार आपके ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आपके कुछ बिटवाइज ऑपरेटर भी होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर, जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आगे सेशंस में वो यूज़ होने वाले हैं, मैं तभी आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें एक बार डाल के नहीं रख देंगे, जब किस चीज़ का यूज़ पड़ेगा उसको तब आपको सिखा देंगे, ठीक है। इतना हम सीख चुके हैं कि भाई ऑपरेटर क्या होते हैं, यूज़ कैसे करना है, डिवाइड के टाइम सतर्क रहना है, रिलेशनल ऑपरेटर कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, नॉट क्या होता है, नेगेशन क्या होता है, सब कुछ सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ चुका है, हमें समझ में आ गया इस सेशन के दौरान कि भाई कंपाइलेशन प्रोसेस क्यों ज़रूरी होता है। उसके बाद हमें ये समझ में आया कि यार फर्स्ट प्रोग्राम हमने कैसे बनाया, क्या बनाया, नमस्ते दुनिया, ठीक है। इतना हमने कर लिया। आगे चलते हैं। हमने देखा कि यार हर लाइन का मतलब क्या होता है कोड के अंदर, क्या मतलब, क्यों लिख रहे हैं हम, रीज़न क्या है पीछे छुपा हुआ, उसको लिखने का रट्टा नहीं मारना है, समझना है चीज़ों को। हमने समझ लिया। कुछ डेटा टाइप्स हमने देख लिए कि हाँ ठीक है ये कुछ चीज़ें होती हैं। हमने कुछ वेरिएबल्स देख ली, हमने वेरिएबल नेमिंग की कन्वेंशन देख ली, हमने कैसे स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो कैसे स्टोर किए जाते हैं, साइंड अनसाइंड क्या होता है, साइंड अनसाइंड क्या होता है, ये सब हमने समझ लिया, ठीक है। हमने ये समझ लिया कि यार ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिए, हमने रिलेशनल ऑपरेटर देख लिए, हमने लॉजिकल ऑपरेटर देख लिए, बिटवाइज हम बाद में देखेंगे। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया। तो ये हमने इस पर्टिकुलर सेशन में समझा है। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि भैया समझ आया और मज़ा आया या फिर समझ नहीं आया, तो हम सुधारेंगे चीज़ों को, ठीक है। आप बताएंगे कैसे चल रहा है, तभी और मोटिवेशन आएगी हमें करने के अंदर, नहीं तो फायदा नहीं है ना। इतना समझ में आ चुका है, आगे बढ़ेंगे।
कंडीशन, लूप्स और बहुत सारे पैटर्न्स आपको सिखाने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला अगले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बताना जरूर है कमेंट्स के अंदर कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो बताओ अच्छा लगा, बुरा लगा तो बताओ बुरा लगा है। आपको करना क्या है होमवर्क के अंदर, आपको होमवर्क के अंदर ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको कराई है ये सारी प्रैक्टिस करके देखनी है एक बार कि ठीक है मैंने प्रैक्टिस कर ली है। सिर्फ सुनना सुनना नहीं है, जब तक लैपटॉप में लिखेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। टाइप कास्टिंग का एक बार थोड़ा और प्ले करना है कि यार भैया जो आपने बताया उसमें ये चीज़ रह गई। अगर कोई भी बच्चा मुझे ये बता पाता है, टाइप कास्टिंग कोई भी एक एग्जाम्पल जो हमने इस वीडियो में कवर ना किया हो, ऐसे कोई भी बच्चा पॉइंट आउट कर देता कमेंट्स के अंदर, तो उसका सरप्राइज उसके जीमेल आईडी पे पहुंच जाएगा। जीमेल आईडी भी साथ में लिख देना। टाइप कास्टिंग का मुझे एक चीज़ बताना जो हम वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और आपको जो भी कराया वो रिवाइज करना है। इतना ही इस वीडियो के अंदर। जितनी भी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी पड़ी हुई। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।